जय हिंद। एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट 3 से रिलेटेड है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे होंगे। जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, तो एक तरह से व्यावहारिक जीवन में जो प्रयोग होने वाले इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको इसका वास्तविक ज्ञान है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, और जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए रिवीजन वीडियो होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहो तो आप थ्योरी सेक्शन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने हर बार बताता हूँ कि कोर्स जो है काफ़ी आगे, 3rd यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आप कवर कर पाते हो कम समय में, हमारे साथ चल पाओगे, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस कथन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बहुत सीमित परिभाषा है? अब ये स्टेटमेंट आपको देखने हैं, इनमें से देखना है कि सबसे सीमित परिभाषा किस में है। तो सीमित परिभाषा का मतलब यही है कि जो पूरा व्यापक परिभाषा नहीं बताता है। तो यहाँ पर देखिए, यह शिक्षण और सीखने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को संदर्भित करता है। तो कंप्यूटर जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है, लेकिन वो इसका एक सीमित पहलू है, केवल एकमात्र छोटा सा भाग है कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सामग्रियां, जैसे श्रव्य सामग्री, इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया, ये इसका व्यापक है। ये भी व्यापक बता रहा है कि प्रणालियाँ, तकनीकियाँ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के बारे में से कौन सा कथन सही है? जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं उनके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो यहाँ पर देखिए, डिजाइन उत्पादन चरण है, जबकि विकास योजना चरण है। ये जो है डिजाइन, विकास, ये सारे चीज़ें हम पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। तो सबसे सही है कि उपयोग जो है, किसी चीज़ का उपयोग करना, वो क्रियात्मक का चरण है, क्रिया चरण है एक तरह से। अगला देखिए, सुश्री गोमेज अपनी गणित कक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की योजना बना रही हैं। ऐसा करने में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक कदम होगा? कौन सा तार्किक कदम इनमें से होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले उन्हें क्या करना है। उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षार्थियों का विश्लेषण करें, दिखावे के साथ सामग्रियों का उपयोग करें, और छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। दिखावे के साथ मतलब उनको दिखाकर, दिखावा नहीं है, उनको दिखाकर, प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर। तो सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित होगा, फिर शिक्षार्थियों का विश्लेषण होगा, फिर उन्हें सामग्रियों का उपयोग करना है, फिर उन्हें छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण और सीखने में मॉडल और वास्तविक वस्तुओं की एक सीमा है? तो मॉडल, ये आज के ही वीडियो में हमने मॉडल जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सारे पढ़े थे। तो इनकी एक सीमा कौन सी है? तो इनकी एक सीमा है कि वे भंडारण की समस्या उत्पन्न करते हैं। जो आपके मॉडल हैं ये भंडारण की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रौद्योगिकियों के किस समूह में उच्चतम स्तर की ठोसता है? उच्चतम स्तर की ठोसता किसमें है? यानी जो आपके अधिक, जिसमें आपके हार्डवेयर हैं, मेनली आपके हार्डवेयर हैं। तो और जो आपकी उत्तम स्तर की एक तरह से प्रौद्योगिकी है, यानी हम बोल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल की जो प्रौद्योगिकी है वो है, तो ये रियलिया और कंप्यूटर हो जाएगा आपका। और रियलिया का जो मीनिंग होता है, रियलिया का मीनिंग होता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो आप वास्तविक गतिविधियां करवा रहे होते हैं, तो वास्तविक गतिविधियों से है कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो कंप्यूटर का प्रयोग और रियलिया का प्रयोग जो है वो आपका उच्चतम स्तर की एक तरह से वस्तुएं हैं। अगला देखिए, श्रीमती डेल प्राडो ने अपनी मल्टीमीडिया प्रस्तुति में एक ही पृष्ठ पर प्रासंगिक ग्राफिक्स के साथ पाठ रखा। उसने कौन सा सिद्धांत लागू किया? तो उसने जो सिद्धांत लागू किया कि एक ही पृष्ठ पर प्रासंगिक ग्राफिक्स के साथ जो है पाठ रखा, वो उसने जो है ध्यान बांटना जो है वो सिद्धांत लागू किया। इसके अलावा श्रीमती ओलिवरेज ने अपनी सामान्य विज्ञान की कक्षा में चट्टानों के वास्तविक नमूने प्रस्तुत किए। उसने कौन सा सिद्धांत लागू किया? वास्तविक नमूने प्रस्तुत किए, तो उसने उसका क्या प्रामाणिकता बताई, प्रामाणिकता इसे कहेंगे। तो प्रामाणिकता का सिद्धांत उन्होंने लागू किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अच्छा कारण है कि शिक्षक निर्देशात्मक मीडिया का उपयोग करने से पहले उद्देश्यों को बताते हैं? तो क्या कारण है कि पहले उद्देश्यों को बताया जाता है? यह निर्धारित करने के लिए
कि किस मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों और अनुदेशात्मक मीडिया के उपयोग को निर्धारित करने में श्री रिवेरा को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। तो अनुदेशात्मक मीडिया का उपयोग निर्धारित करने के लिए और जो टीचिंग लर्निंग आपके एम्स हैं उनको निर्धारित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सीखने की गतिविधियों पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों बच्चों को प्रतिष्ठित अनुभव प्रदान करती है। तो प्रतिष्ठित अनुभव प्रदान करने वाली जो गतिविधियां हैं, यानी सबसे अच्छा अनुभव एक तरह से कौन प्रदान करेगा इनमें से, वीडियो और किताबें, रेडियो और रिकॉर्डिंग, मॉड्यूल और पत्रिकाएं, चित्र और वीडियो। तो चित्र और वीडियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कक्षा में उपयोग की जाने वाली इनमें से कौन सी तकनीकों में सबसे अधिक प्रतीकात्मक से बहुसंवेदी तक व्यवस्थित किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रतीकात्मक तो और से बहुसंवेदी, यानी जिसमें बहुत सारे संवेदी सेंस ऑर्गन्स आपके एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रिंट हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री, फिर आ जाएगा सबसे पहले प्रिंट आ जाएगा, फिर यानी प्रिंट सबसे कम एक तरह से प्रतीकात्मक है, कम प्रभावशाली है, फिर दृश्य श्रव्य सामग्री है, फिर कंप्यूटर है, और फिर जो है रियलिटी है, रियलिया है, वास्तविकता जो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चार्ट, ग्राफ और रेखा चित्र जैसे मुद्रित दृश्यों का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है, यानी कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त नहीं है इनमें से शिक्षण सामग्री एक साथ प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है, बल्कि उनको ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये है यहाँ पर, सुसान और अधिक अंग्रेजी सीखना चाहती है, विशेष रूप से वह अपने सुनने के कौशल में सुधार करना चाहती है। उसके पास एक सीडी प्लेयर, एक टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट की सुविधा है। एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में आप क्या सुझाव देते हैं। तो आप क्या सुझाव देते हैं, पहला है अंग्रेजी सुनने के कौशल वाली सीडी, दूसरा अंग्रेजी सुनने के कौशल वाले टेप, या फिर तीसरा जो कुछ वेबसाइटें हैं जैसे जियो, गो फॉर इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग लैब, या रोनाल्ड लिसनिंग लैब। ये कुछ वेबसाइटें हैं जिनसे इंग्लिश सीखी जा सकती हैं। तो आप इनमें से कौन से सुझाव देते हैं। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन आपके पास सुझाव के ऑप्शन है, आप कौन से सुझाव दे सकते हैं। तो ये आपको बताना है आंसर इसका। और आप क्या करेंगे मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए आप कि अंग्रेजी सुनने वाली सीडी का सुझाव भी, अंग्रेजी सुनने कौशल वाले टेप का सुझाव भी, और इन साइटों का प्रयोग भी। तो मैं तो तीनों सुझाव दूंगा कि आप तीनों ही चीज़ें करिए अगर आपको अंग्रेजी जल्दी सीखनी होगी। अगला देखिए, छात्रों के सीखने में प्रौद्योगिकी के योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन यहाँ पर हमें चुनना है, और गलत कथन इसमें से है कि जो शिक्षक की भूमिका को ज्ञान प्रदान करने वाले में बदला जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी के संबंध में ये नहीं है। सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, निर्देश का वितरण अधिक दिलचस्प हो सकता है, सीखने की पद्धति अधिक इंटरैक्टिव, लेकिन शिक्षक की भूमिका को नहीं बदला जा सकता। श्री टॉर्नेट एक आईसीटी शिक्षक हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो टीचर हैं। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें बदलते समाज और प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढालने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी मानकों को ध्यान में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक अपवाद है। इनमें से अपवाद जो है मानक, वो आपका क्या है, मॉडल, डिजिटल युग कार्य और शिक्षण एक क्या है, अपवाद है इनमें से। बाकी जो है रचनात्मकता, नवीनता, अनुसंधान, सूचना, साक्षरता, डिजिटल युग कार्य, शिक्षण और मॉडल डिजिटल युग कार्य जो है इसका अपवाद हो जाएगा। सुश्री बिनलुआन एक कंप्यूटर शिक्षिका स्थानीय और वैश्विक मुद्दों की समझ प्रदर्शित करती हैं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के नैतिक और कानूनी उपयोग का प्रदर्शन करती है। उनके बारे में कौन सा सच है, सही क्या होगा उनके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। और वो क्या करती हैं, वह डिजिटल नागरिकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं और उसका मॉडल तैयार करती हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है प्रारंभिक स्कूली शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा में कौन विद्यार्थियों की शिक्षा को, यानी विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए कौन सा उपकरण हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बहुसंवेदी सामग्री, जिनसे बच्चों के सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहते हों, उसी से वो ज़्यादा सीख सकते हैं।
सुश्री होर्नाडेज छात्र केंद्रित निर्देश का उपयोग करती हैं क्योंकि शिक्षार्थी उनकी कंप्यूटर कक्षा में अपने डिजिटल पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से उनमें क्या विकास किया जा सकता है? तो उनमें क्या विकास किया जा सकता है? उनमें दोहराव और सक्रिय सीखना का विकास किया जा सकता है, या कौशल और सूचना का वितरण में महारत। इनमें से सही आंसर है आपका ज्ञान और सूचना विनिमय का निर्माण। ज्ञान और सूचना विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ज्ञान और सूचना आदान प्रदान का निर्माण किया जा सकता है। श्री टोरेस की विज्ञान कक्षा में एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति होगी, उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो बचना किससे चाहिए? प्रति स्लाइड विभिन्न कंप्यूटर प्रभाव लागू करें। तो विभिन्न कंप्यूटर प्रभाव लागू करें, इससे उन्हें बचना चाहिए। तकनीकी गुणवत्ता पर विचार जरूर करें। ग्राफिक आयोजकों के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करें। और टेक्स्ट और पृष्ठभूमि के लिए विपरीत रंगों का उपयोग कर सकते हैं कि बैकग्राउंड अलग दिखे। प्रति स्लाइड विभिन्न कंप्यूटर प्रभाव लागू करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। श्रीमती सीसन मैत्रीपूर्ण पत्र लिखने में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना चाहेंगी। इसे करने में सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका जो होगा आपका वो क्या होगा? विद्यार्थियों को वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करके एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखने दें और अपने साथियों से इसकी आलोचना कराएं, क्रिटिकल एनालिसिस कराएं। नई अवधारणाओं को सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर आधारित शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप ट्यूटोरियल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, प्रोफेसर डेला क्रूज कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश के प्रकारों पर अपने पाठ के लिए प्रस्तुति सामग्री बनाना चाहेंगी। उनकी प्रस्तुति को प्रभावशाली क्या बनाएगा? तो उनकी प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने वाला कारक हमें यहाँ पर देखना है, तो वो हो जाएगा आपका उत्पादकता उपकरण। प्रोडक्टिव जो उपकरण होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। प्रोफेसर रेस एक ऑनलाइन शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सोच रहे हैं जिसके द्वारा सामग्री अन्य स्थानों पर जानकारी के लिंक प्रदान करती है और दूरस्थ शिक्षा अनुभव के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो उसे उपयोग करना चाहिए आपका वेब आधारित निर्देश का। वेब बेस्ड जो आपके डायरेक्शंस होते हैं उनका यूज़ किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण की सामग्री के चयन और मूल्यांकन में कौन सा बुनियादी विचार नहीं है? बुनियादी विचार जो नहीं है, क्या इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है? तो ये आपका बुनियादी विचार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पिता अपने लंबे समय से देखे गए पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते थे, लेकिन वह इसे अपने खाली समय के दौरान घर पर करना चाहते हैं। क्या आप ऑनलाइन सीखने की अनुशंसा करेंगे? क्या आप ऑनलाइन सीखने की अनुशंसा करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकियों के व्यापक स्पेक्ट्रम का उपयोग करके अपनी गति से सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप जो है ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प जरूर रखेंगे। सुश्री डेलोस सेंटोस एक नई स्नातक शिक्षिका हैं जिन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, जहां शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन है। वह अपनी शिक्षण सामग्री तैयार करना शुरू करना चाहती है। ऐसा करने में सबसे व्यवस्थित प्रक्रिया क्या होगी? तो 4 विकल्प हैं। सबसे व्यवस्थित प्रक्रिया आपको चुननी होगी यहाँ पर। तो सबसे यहाँ पर देखिए, डिज़ाइन, उपयोग और आपका मूल्यांकन और विकास। सबसे पहले देखो डिज़ाइन आएगा, फिर उसका विकास होगा, फिर उपयोग होगा और लास्ट में मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। विकास पहले नहीं हो सकता है, विकास तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। यहाँ आपका विकास जो है लास्ट में दे दिया, लास्ट में आपका मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है कि शिक्षकों को कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री का पूर्वावलोकन करने की आवश्यकता होती है? तो मतलब पूर्वावलोकन पहले देखने की आवश्यकता क्यों है? एक तरह से कक्षा में प्रस्तुत करने से पहले देखता है शिक्षक क्यों? क्योंकि ताकि उद्देश्यों और लक्षित दर्शकों के साथ सामग्रियों की उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके कि वो लक्ष्यों के साथ और जो हमने दिखाया जाना है उसके साथ वो उपयुक्त हैं। जब सुश्री रिवास ने अंग्रेजी में अपनी पाठ की योजना बनाई तो उन्हें पता चला कि उपलब्ध सामग्री उनके उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। वह सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है जो वह कर सकती हैं? क्या वो कर सकती हैं? तो वो उपलब्ध सामग्रियों को संशोधित कर सकती हैं, उनको मॉडिफाई कर सकती हैं। प्रोफेसर बालागतास
ने अपने छात्र को पाठ समझाने और विषय से प्यार करने में मदद करने के लिए गणित पढ़ाने में वर्कशीट, जोड़ तोड़, मॉडल का उपयोग किया। जब उसने इन सामग्रियों का उपयोग किया तो उसने क्या ध्यान में रखा, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए था इस दौरान। तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ इनमें से क्या है, तो वो आपको देखना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे वर्कशीट आ रहा है, जोड़ तोड़ और मॉडल, तो विविधता सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए कक्षा के अंदर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ शिक्षक के किस भूमिका की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा मतलब शिक्षक कौन सी भूमिका निभाए उस दौरान, तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। वास्तविक वस्तुओं को कक्षा में लाना अव्यावहारिक है, इसलिए हारून ने इसके बजाय एक त्रिआयामी यानी 3D दृश्य निर्माण किया। उन्होंने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया, तो 3D क्या है इनमें से, 3D इनमें से क्या होता है, 3D चार्ट नहीं होता है, कार्टून मॉडल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए आपने अपने विद्यार्थियों से कहा कि उन्होंने जो पढ़ा है उससे उन्होंने जो समझा है उसका द्विआयामी चित्रण यानी 2D चित्रण दिखाएं। आप निम्नलिखित में से किस गैर प्रक्षेपित दृश्य का उल्लेख कर रहे हैं, आप किसका उल्लेख कर रहे हैं, आप एक ग्राफिक आयोजक का उल्लेख कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से शिक्षक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने में अनिच्छुक हैं, यानी इच्छुक नहीं होते हैं। खासकर जो पुराने टीचर हैं वो इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि या तो जानकारी का अभाव होता है, यानी शिक्षकों का नए उपकरणों से सीमित परिचय होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनको उसके बारे में नहीं होता है। प्रोफेसर मंदनास फिलिपिनो में पाठ पढ़ाने के लिए एक ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग करना चाहेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह किस गतिविधि में अत्यधिक प्रभावी है, कौन सी गतिविधि में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग, तो ये सबसे प्रभावी होगा सुनने के कौशल विकसित करने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे, कंकड़ और ब्लॉक कुछ प्रभावी शिक्षण सामग्री हैं जो पर्यावरण में आसानी से पाई जाती हैं। यदि उनका उचित उपयोग किया जाए कक्षा उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कक्षा के चारों ओर एक वस्तु पास करें, तो ये उपयोग उसका गलत है। बाकी देखिए वस्तु या मॉडल का वास्तविक उपयोग पहले से उससे स्वयं को परिचित कराएं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं को स्प्रिंग बोर्ड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब सही है, ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। प्रोफेसर रुइज अपने पाठ को प्रस्तुत करने में डिजिटल लिक्विड प्रोजेक्टर DLP जैसे प्रक्षेपित दृश्यों का उपयोग करती हैं। इनका उपयोग करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो मुख्य कारण क्या होगा, अनुमानित सामग्री आसानी से उपलब्ध है। अगला देखिए सुश्री सैमोंटे ने अपनी प्रथम वर्ष हाई स्कूल कक्षा में सामाजिक अध्ययन अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए एक फिल्म क्लिप का उपयोग किया। हालांकि उसे पता चला कि कक्षा में इसका अप्रभावी उपयोग किया गया था। प्रौद्योगिकी को कब अप्रभावी माना जाता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो अप्रभावी है, जब वह क्या करती हो, शिक्षार्थी में अलगाव उत्पन्न करता है, शिक्षार्थी का मन उसे देखने का नहीं करेगा, तो वो एक तरह से अप्रभावी मानी जाएगी। अगला देखिए आपके प्रिंसिपल ने आपके लर्निंग रिसोर्स सेंटर के लिए नई कंप्यूटर इकाइयां खरीदी। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा आपका अंतिम विचार होना चाहिए। जब आप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हो तो आपका अंतिम विचार कौन सा होना चाहिए, तो आपका अंतिम विचार होना चाहिए कि कक्षा में कठिन अवधारणाओं पर चर्चा को सुदृढ़ करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर को उनकी भूमिकाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात संचार उपकरण, सूचनात्मक उपकरण और रचनात्मक उपकरण। इस मद में कंप्यूटर की अन्य कौन सी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वो है आपका स्थिति उपकरण। देखो उपयोगिता उपकरण है, अनुप्रयोग उपकरण है, निर्देशा स्थिति उपकरण नहीं है। अगला देखिए CAI यानी जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपयोग आप अपनी कक्षा में करेंगे। इसका उद्देश्य किसी नए सीखे गए कौशल में दक्षता बढ़ाना या किसी मौजूदा कौशल को ताज़ा करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का अप्रभावी उपयोग कौन सा है, यानी जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे आपका पावर पॉइंट है,
तो उसका प्रभावी यूज है कि कमरे में अंधेरा कर दो तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई। उचित गति का प्रयोग करें, शिक्षार्थी के साथ बातचीत की अनुमति दें, सीधे स्लाइड्स पढ़ें, ये प्रभावी उपयोग नहीं है, इसका अप्रभावी उपयोग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संचार उपकरण का उदाहरण नहीं है? संचार उपकरण का तो चैट है, मेल है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया नहीं है आपका। सूचना एक तरफा वितरण संचार साधनों का दुरुपयोग क्यों है? तो सूचना जो है वो एक तरफा वितरण संचार साधनों का दुरुपयोग क्यों है? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस प्रकार के अभ्यास से संचार उपकरणों की अंतः क्रिया क्षमताएं कम हो जाती है। अगला देखिए, इंटरनेट में दुनिया भर से जुड़े हजारों कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हैं, कौन सा शब्द इंटरनेट को संदर्भित नहीं करता है? तो इनमें से देखिए आप, ऑनलाइन इंटरनेट को संदर्भित करता है, साइबर स्पेस करता है, सूचना सुपर हाईवे इसे कहते हैं। एक शुद्ध जो है ये इंटरनेट को परिभाषित नहीं, संदर्भित नहीं करता है। प्रोफेसर सोरियानो अपने छात्रों के साथ अतुल्यकालिक रूप से संवाद करने के लिए किस प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं? अतुल्यकालिक रूप से संवाद अगर करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और ईमेल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने कंप्यूटर विषय में आप अपनी कक्षा को एक उपकरण के रूप में कंप्यूटर की भूमिकाओं पर चर्चा करने से पहले अपनी प्रेरणा के हिस्से के रूप में चैट करने की अनुमति देते हैं। इस संदर्भ में चैट का उपयोग कैसे किया जाता है? तो चैट का उपयोग किया जाएगा अनुप्रयोग उपकरण के रूप में। अगला देखिए, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, यह एक विशेषज्ञ के साथ छात्र की लाइव बातचीत को संदर्भित करता है, यही कथन गलत है। इसे चर्चा मंच बुलेटिन बोर्ड के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यह ऑनलाइन कक्षा चर्चाओं मंचों या बहसों को भी संदर्भित करता है, यह भी सही है। और यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अनुमति देता है, यह भी सही है। अगला देखिए, यदि आपका उद्देश्य इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना संसाधनों को खोजने और उनका उपयोग करने में मदद करना है तो आप अपनी कक्षा में कौन सा अनुदेशात्मक एप्लीकेशन पेश करेंगे? तो आप पेश करेंगे आपका जो एक तरह से वेब खोज, दूरस्थ शिक्षा। क्या करना है आपको? संसाधनों को खोजने और उनका उपयोग करने में मदद करना है, तो आप एक तरह से वेब खोज जो है, ऑप्शन नंबर ए आप जो है एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के वितरण में निर्देशों को व्यवस्थित करने और छात्रों के रिकॉर्ड प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? दूरस्थ शिक्षा के वितरण में, तो दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है आपका कंप्यूटर सहायता प्राप्त यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को दिया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है, दूरस्थ शिक्षा कब प्रारंभिक शिक्षा जितनी प्रभावी होती है? जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, वो कब अधिकतम प्रभावी होगी? कब होगी? जब उपयोग की गई जो विधि है या फिर प्रौद्योगिकी विधि और मूल्यांकन आवश्यक दक्षताओं के लिए उपयुक्त होती हों। जब आपकी विधि सही हो, टेक्नोलॉजी सही हो और मूल्यांकन जो आवश्यक दक्षताओं के लिए सारी चीज़ें उपयुक्त हों, तो दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन भी आपकी प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन के जितनी ही प्रभावी हो जाएगी। तो ये थे टॉप 50 MCQ आज के। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का लेवल आप डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्यों आपको पसंद नहीं आया है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।